अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम चैप्टर नंबर 7 में से एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जो टॉपिक जो है वो फेज से रिलेटेड है। फेज ये बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज किया है और कहा है कि जी हमें जो है ये टॉपिक जो है वो क्लियर नहीं हो रहा, तो काइंडली आप जो है उसकी वीडियो बना के भेजें। तो इसलिए मैंने कहा कि चले जो है वो वीडियो बनाते हैं इसकी। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ज़रूर अगर कोई और भी टॉपिक आपको, जिस भी बच्चे को, जिस स्टूडेंट को भी कोई प्रॉब्लम जो है वो कोई अगर प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो वो मुझे ज़रूर मैसेज कर सकता है। और इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि पहली ही फुर्सत में जो है उससे टॉपिक से रिलेटेड जो है मैं वीडियो अपलोड कर दूँ। तो आप ज़रूर दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी, अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि अगर कोई भी इशू हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th-10th में, तो आप ज़रूर जो है वो मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपके मैसेज का जल्द अज जल्द रिस्पॉन्स होगा। तो चलिए जी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है फेज, और ये चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड है। फेज क्या है और फेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आज का बेसिकली हमारा टॉपिक होगा। तो फेज के बारे में अगर हम इसे डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि ये एक क्वांटिटी है दैट रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ मोशन। हम कह सकते हैं कि ये स्टेट ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करती है। और बहुत ही सॉलिड अगर हम डिफिनीशन इसकी करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो फेज है ये वो एंगल है, और द एंगल दैट स्पेसिफाई द मैग्नीट्यूड या स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट as well as the direction of motion of a point executing सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी फेज क्या है, वो क्वांटिटी है जो किसी भी स्टेट ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करती है। या आसान लफ्जों में एक बात करें तो हम कह सकते हैं ये वो एंगल है, फेज वो एंगल है। और इसको नॉर्मली हम डिनोट करते हैं कि ये जो एंगल है इसको हम थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी भी कह सकते हैं। तो फेज जिसको हम थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी से डिनोट करते हैं, ये वो एंगल है जो किसी भी वक्त हमें ये बताता है कि इस वक्त जो हमारा हार्मोनिक कोई भी पॉइंट जो ऑसिलेट कर रहा है वो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना है और उसकी डायरेक्शन क्या है। तो कोई भी ऐसा एंगल जो हमें ये बताता है कि हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर कहाँ से जा रहा है और कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, फेज। आपको याद होगा कि हमने इसी चैप्टर के अंदर जो पहला टॉपिक, बल्कि हमारे रिड्यूस सिलेबस में तो पहला टॉपिक था, ओवरऑल चैप्टर नंबर 7 में ये दूसरा टॉपिक बनता है, जिसमें हमने जो मोशन ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ में पढ़ा था। और आपको याद होगा कि उस टॉपिक के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो प्रोजेक्शन है, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो उसका जो प्रोजेक्शन होगा, उस प्रोजेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने डिनोट किया था। और जो प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है उसको हम डिनोट किया था x इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। अगर हम पिंडी बोर्ड की बात करें तो कॉस ओमेगा टी के बजाय साइन ओमेगा टी वहां पे है, तो इसलिए दोनों ही बातें हो सकती है। लेकिन फेडरल बोर्ड के मुताबिक x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी है। इसमें ये जो x है ये हमारे पास किसी भी वक्त इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, यानी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। जबकि ये जो एक्स नॉट है ये हमारे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और ये हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड है। और ये जो ओमेगा टी है ये एक्चुअल में फेज हमारे पास रिप्रेजेंट होता है। इसको अगर हम मोस्ट जनरल फॉर्म अगर कहें तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई बी लिख सकते हैं। यानी ये इसकी जनरल फॉर्म है, वो हम आम रूटीन में यूज करते हैं। तो ये कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, इसमें ये जो फाई है ये फाई हमारे पास फेज कांस्टेंट या फिर फेज एंगल के नाम से जाना जाता है।
तो ये हमारे पास क्या है, ये जो फाई है ये फेज एंगल या फेज कांस्टेंट इसे हम कहते हैं। और ये ओमेगा टी प्लस फाई, पूरे को यूं कहें ओमेगा टी प्लस फाई या सिर्फ ये ओमेगा टी कहते हैं, तो ये पूरे का पूरा जो है वो हमारे पास फेज कहलाएगा, जबकि फाई जो है ये हमारे पास फेज कांस्टेंट या फेज एंगल कहलाता है। अब ये जो फाई है ये क्या है, फाई असल में हमें ये बताता है कि जब टाइम जीरो था, यानी टाइम जीरो का मतलब जब इनिशियल स्टेट है आपका जो हार्मोनिक ऑसिलेटर अभी ऑसिलेट करना उसने शुरू नहीं किया, टी जीरो है, उस वक्त उसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ है और उसकी डिस्प्लेसमेंट या उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो यानी ये फाई किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये किसको किस पे डिपेंड करेगा कि जब टाइम जीरो है तो उस वक्त हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है, कितना है। तो मतलब अगर मैं कहता हूँ कि जब टाइम जीरो है, ठीक है, तो इनिशियल स्टेज की बात कर सकता हूँ कि जब टाइम जीरो तो उस वक्त हम देखते हैं कि जी वो उसकी जो वेलोसिटी है हार्मोनिक ऑसिलेटर की वेलोसिटी कितनी है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो इस लिहाज से हम इसकी डिफरेंट वैल्यूज यूज कर सकते हैं मसलन। और इसके अलावा एक और चीज़ भी ये फाई डिटरमिन करेगा, जो फाई है जिसे हम फेज एंगल या फेज कांस्टेंट बोलते हैं, ये हमें ये भी बताता है कि अगर हमारे पास दो हार्मोनिक ऑसिलेटर हों, अलग-अलग दोनों हार्मोनिक ऑसिलेटर हों, तो ये फाई से ही हम डिटरमिन करेंगे कि आया कि दोनों के दोनों इन फेज हैं, आउट ऑफ फेज हैं, या जो है वो आउट ऑफ फेज है तो हैं कितने आउट ऑफ फेज है। तो ये चीज भी हमें बताता है, यानी इसी से ही हमें इसी फाई से ही पता चलेगा कि जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है ये दोनों फेज आउट फेज जा रहे हैं, और अगर आउट फेज है तो कितने आउट ऑफ फेज है, या अगर इन फेज है तो कैसे इन फेज है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम यूँ करते हैं कि डिफरेंट सिचुएशन में हम फाई की डिफरेंट वैल्यू डाल के देखते हैं और हम चेक करते हैं कि आया कि क्या जो है वो उसका जो वेव फॉर्म है वो कैसे बनेगी, और फिर वेव फॉर्म से कैसे हम देखेंगे कि जी किस तरीके से जो है हमें पता चलेगा कि फेज लैग कर रहा है, लीड कर रहा है, या फेज को हम कैसे डिटरमिन करते हैं। ठीक है, तो हम इस पर डिफरेंट केसेस करते हैं। तो पहला केस जो है वो मैं यूँ कर देता हूँ, ये मैं से रेज कर रहा हूँ। तो पहले यूँ कर लेते हैं कि हम फाई की वैल्यू को जीरो पुट करके देख लेते हैं, यानी x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई की जगह मैंने जीरो पुट कर दिया। अगर फाई की जगह जीरो पुट कर दो तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी, जो हमारी स्टार्टिंग की इक्वेशन थी। और इसमें जो लफ्ज ओमेगा है अगर हम इसको लिखेंगे तो ओमेगा की क्या वैल्यू बनती है, एक्स नॉट कॉस ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई ओवर टी इनटू स्मॉल टी, ये आ जाएगा। अब आप ये जो स्मॉल टी है इसकी डिफरेंट वैल्यूज लिखें। स्मॉल टी से मुराद ये है कि जब हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑसिलेट करना शुरू कर दिया तो जब टाइम जीरो था तब क्या होगा एक्स की वैल्यू, जब टाइम t/4 होगा तब क्या होगा, t/2 होगा, 3t/4 होगा। तो यूँ t की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं। मसलन जब t इज इक्वल टू 0 है तब भी चेक करके देख लेते हैं, जब t इज इक्वल टू t/4 हुआ तब भी चेक करके देख लेते हैं, जब t इज इक्वल टू t/2, फिर t इज इक्वल टू 3t/4, और पूरा t यानी एक पूरा टाइम पीरियड, एक पूरा, यानी हम सर्कुलर मोशन वाली एग्जांपल लेते हैं तो जब यहाँ से स्टार्ट हुआ 0, t/4, t/2, 3t/4 और पूरा एक चक्कर लग गया तो पूरा t। तो इस दौरान ये जरूरी नहीं है कि सर्कुलर मोशन हो, कोई भी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो उसके लिए ये वैलिड इक्वेशन बनती है। तो आप ये वैल्यूज पुट करें और देखते जाएं कि क्या आंसर निकलता है। सबसे पहले मैं x की वैल्यू को देखता हूँ कि इस केस में x क्या बनता है। x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक्स नॉट कॉज ऑफ 2π/t ये हो जाएगा, और स्मॉल t की जगह जीरो पुट कर दें तो देखिए कॉज ऑफ 2π/t इंटू जीरो मल्टीप्लाई होगा तो कॉज ऑफ जीरो 1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा x नॉट। इसका मतलब जब टाइम जीरो होगा तो x इक्वल टू x नॉट बनेगा। इसी तरह इस इक्वेशन से चेक कर, जब t की जगह जब इसका मतलब है जब वो टाइम जीरो था तो उस वक्त जो हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है। अब t/4 पे चेक कर लेते हैं, इस स्मॉल t की जगह t/4 पुट करें तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ 2π/t, ये अपनी जगह पे कांस्टेंट है, और स्मॉल t की जगह t/4 पुट करके देख लेते हैं। ये देखें अगर हम यहाँ से इसको काट देते हैं तो ये t से कट गया तो कॉज ऑफ π/2 बन जाएगा। कॉज ऑफ π/2 होता है 1, सॉरी कॉज ऑफ π/2 होता है 0, तो 0 इंटू एक्स नॉट कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब है जब टाइम t/4 होगा उस वक्त हार्मोनिक ऑसिलेटर जीरो एम्पलीट्यूड से यानी वो अपने मीन लेवल पे ही होगा। इसी तरह इस स्मॉल t की जगह t और 2 पुट करके देख लेते हैं, x इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ 2π/t ये अपनी जगह पे, और स्मॉल t की जगह t/2 पुट कर दिया, t से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, कॉज ऑफ पाई आ जाएगा। कॉज ऑफ पाई होता है हमारे पास -1, तो -1 को x नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे
तो माइनस एक्स नॉट आ जाएगा। और जब टाइम 3t/4 होगा तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ 2π/t अपनी जगह पे उसी तरह ही स्मॉल t की जगह 3t/4 पुट कर दे, 3t/4। ये देखिए t से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3π/2 कॉज ऑफ 3π/2। कॉज ऑफ 3π/2 अगर आप कैलकुलेटर में पुट करें तो 3π/2 होता है 270, तो कॉज ऑफ 270 निकालेंगे तो 0, तो 0 इंटू एक्स नॉट 0 बन जाएगा। और आखिर में अगर t की जगह स्मॉल t की जगह कैपिटल T पुट करें, ये पूरा टाइम पीरियड एक पूरे चक्कर की बात हो रही है, कॉज ऑफ 2π/t अपनी जगह पे और स्मॉल t की जगह t पुट कर दे, तो देखिए t से कट जाएगा, तो cos ऑफ 2π, cos ऑफ 2π 0 0 सॉरी cos ऑफ 2π 1 इंटू एक्स नॉट। तो हमारे पास, तो आप देखें मुख्तलिफ टाइमिंग के दौरान जो मुख्तलिफ उसने डिस्प्लेसमेंट शो किए हैं वो ये है। अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं, किस किस के दरमियान ग्राफ ड्रा कर देते हैं जी, हम ग्राफ ड्रा करते हैं इस डायरेक्शन में टाइम को शो कर देते हैं, इधर टाइम को, ठीक है, ये हमारा टाइम जा रहा है, और इस डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट को शो कर देते हैं एक्स को, ठीक है। फर्ज कर लेते हैं ये पॉजिटिव, यानी इसको ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो फर्ज कर लेते हैं ये हमारी जगह जो है ये एक्स नॉट है, और इस साइड पे इतने फासले पे माइनस एक्स नॉट है, नेगेटिव साइड है। अब देखें जो डिफरेंट टाइम की सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए वैल्यूज पुट करें, तो हमने कितनी वैल्यूज को लिया था, टी को 0, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे टी 0 है, यहाँ पे t/4 ले लेते हैं, ये t/2 ले लेते हैं, ये 3t/4 ले लेते हैं, और यहाँ पे पूरा t ले लेते हैं। आप जरा चेक कर लेते हैं, याद रखिएगा इस साइड पे हमारे पास ये जो ग्राफ है उसमें ये साइड t जा रही है, टाइम जा रहा है। अच्छा देखें, जब टाइम 0 है तो उस वक्त हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर का डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स नॉट है। इसका जब टाइम 0 है तो ये ग्राफ यहाँ से होगा, t/4 हुआ तो कितना है, 0 हो गया, ये देखिए t/4 पे 0, t/2 है तो माइनस एक्स नॉट, ये माइनस एक्स नॉट यहाँ पे आ जाएगा ग्राफ, और 3t/4 हुआ ये, तो कितना हो जाएगा दोबारा 0, और जब पूरा t होगा तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा एक्स नॉट, तो एक्स नॉट पे फिर यहाँ पे आ जाएगा। और इस पूरी की पूरी ग्राफ को अगर ज्वाइन कर दे तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये और ये और ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस वक्त पूरे के पूरे वेव शेप हमारे पास आ गई है, तब जब हमारे पास यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी रखी हुई है, हमने 0 रखी हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है, जब उसका फेज हमारे पास कंप्लीट फेज जो है वो ओमेगा टी बनता है। अब इसी तरीके से अभी मैंने ओमेगा टी के लिए किया हुआ है, आप बेशक फाई की जगह जो है वो कोई और वैल्यू पुट करके देखें, मतलब मैं 90 पुट करके देखता हूँ, ठीक है। मैं इसको रेज कर रहा हूँ, उसको इसलिए छोड़ा हुआ ताकि हम कंपैरिजन आसानी से कर सके, ठीक है। अब हम यूँ कर लेते हैं, यहाँ पे जो वही इक्वेशन जो हमारे पास है उसी इक्वेशन में x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई की जगह π/2 पुट कर देते हैं, यानी 90, π/2 मतलब 90, ठीक है। और सेम यही वाली कंडीशनें ही सारी लगाते हैं, यानी t0 पे चेक करके देखते हैं, t/4 पे चेक करके देखें, t/2 पे चेक करें, आप खुद निकालिएगा, आप खुद चेक कीजिएगा। मैं सिर्फ एक वैल्यू आपको निकाल के बताता हूँ, बाकी आप खुद कीजिएगा, ठीक है। उसी सेम सिचुएशन से, यानी जब टाइम 0 है, t इज इक्वल टू 0 पुट करके देखिएगा, t इज इक्वल टू t/4 पुट करके देखिएगा, t इज इक्वल टू t/2 पुट कीजिएगा, t इज इक्वल टू 3t/4 पुट कीजिएगा, और t इज इक्वल टू कंप्लीट t पुट कीजिएगा इस केस में। और अब देखें अब इसका वेव फॉर्म क्या बनती है, देखें हमारे पास वही फार्मूला है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा की वैल्यू वही है 2π/t इंटू स्मॉल t अपनी जगह पे है, प्लस π/2 यानी 90 डिग्री। वैल्यूज डिफरेंट पुट करके देखें, ठीक है। मसलन मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ 2π/t अपनी जगह पे, और ये स्मॉल t की जगह कितनी वैल्यू पुट कर रहा हूँ 0 प्लस π/2 आपके सामने है। 0 जब इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये सारी टर्म हो जाएगी 0, और हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू, यानी क्या आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट, और ये देखिए ये 2π/t 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो 0 आ गया, तो सिर्फ cos ऑफ π/2 आ गया, cos ऑफ π/2। और cos ऑफ π/2 कितना होता है 0, अभी अभी हमने निकाला था cos ऑफ π/2 0, तो ये सारी टर्म इस केस में क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा।
इसका मतलब है जब टाइम जीरो होगा तो उस वक्त ये जो इस वक्त हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसका जो है डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, जीरो है। इसी तरह आप बाकी वैल्यूज भी पुट करके देखें, मैं एक आध वैल्यूज और पुट करके बताता हूँ। ये देखें, अगर टी बाई फोर है तो एक्स इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ टू पाई बाई टी अपनी जगह पे, स्मॉल टी की जगह टी बाई फोर पुट कर दे, ये टी बाई फोर पुट कर दिया ये स्मॉल टी की जगह, और प्लस पाई बाई टू अपनी जगह पे। ठीक है, हल करें इसे, ये एक्स नॉट कॉज ऑफ, ये देखिए टी टी से कट गया, ये इससे कट गया, तो बन गया पाई बाई टू, ये प्लस पाई बाई टू, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, ये हमारे पास हो जाता है मतलब पाई, और कॉज ऑफ पाई जो होता है वो -1, तो आंसर हो जाएगा माइनस एक्स नॉट। इसका मतलब है जब टाइम टी बाई फोर होगा तो माइनस एक्स नॉट। हालांकि यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू बिल्कुल मुख्तलिफ आ रही है। रीज़न क्या है, क्योंकि आपके पास जो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है वही डिफरेंट बन रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर हम टी की वैल्यू, मैं सारी तकरीबन प्रूव करता जा रहा हूँ, टी बाई टू पुट करके देखें तो फिर देखें क्या होता है, इसी जगह पे एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ, यही है टू पाई बाई टी अपनी जगह पे, स्मॉल टी की जगह टी बाई टू पुट कर दे, प्लस पाई बाई टू अपनी जगह पे। अब चेक कीजिएगा तो एक्स नॉट कॉज ऑफ, ये टी टी से कट गया, ये इसे कट गया, तो बच गया पाई प्लस पाई बाई टू। पाई प्लस पाई बाई टू होता है थ्री पाई बाई टू, और कॉज ऑफ थ्री पाई बाई टू होता है जीरो, तो आंसर हो जाएगा जीरो। इसका मतलब है जब टी बाई फोर हुआ तो यहाँ पे माइनस एक्स नॉट, टी बाई टू हुआ तो ये जीरो हमारे पास आ गया। यानी ये डिफरेंट सिचुएशन थे जो मैं थोड़ा सा लाइन लगा के सेपरेट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे ये वाली बात। ठीक है, इससे पहले हमारे पास ये टी वाला था। ठीक होगी बात। इसी तरह अगर आप चेक करेंगे टी इज इक्वल टू 3t बाय 4, आप देखिएगा इसी तरह कैलकुलेट कीजिएगा तो आप देखिएगा x की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, x नॉट आ जाएगी। और जब आपने फाइनली स्टेज में t की जगह t पुट कर देना है, ठीक है, मैं पुट करके भी बता देता हूँ। ठीक है, और आप देखिएगा कि आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ, ये देखें टू पाई बाई टी अपनी जगह पे, इनटू स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी प्लस पाई बाई टू, और ये हो जाएगा एक्स नॉट, ये टी टी से कट गया तो कॉज ऑफ टू पाई प्लस पाई बाई टू। ठीक है, और आप इसको हल करेंगे तो आपको पता है ये एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये 5 पाई ओवर 2, और 5 पाई ओवर 2 कॉज ऑफ 5 पाई ओवर 2 कैलकुलेटर से हल कीजिएगा तो आप देखिएगा हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो यूं हमारे पास हमने डिफरेंट सिचुएशन में सिर्फ एक वैल्यूज आपके लिए कैलकुलेशन के लिए छोड़ी है, बाकी सारी वैल्यूज मैंने खुद ही कैलकुलेट कर दी है। तो अगर हम इस केस में अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम ग्राफ ड्रा करते हैं जी, ये हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट एक्सेस है, और ये हमारे पास टाइम वाला एक्सेस जा रहा है, ये टाइम जा रहा है। ठीक है, और ये हमारे पास इधर वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट एक्सेस जा रहा है। ठीक है, ऊपर भी नीचे भी। और फर्ज कर लेते हैं यहाँ पे हम इसको एक्स नॉट से शो कर देते हैं, ये हमारे पास एक्स नॉट है, और ये जो नीचे वाली जगह ये माइनस एक्स नॉट। ठीक है, ये अब हम डिफरेंट लोकेशन टाइम की शो कर देते हैं। यहाँ पे टाइम 0 है, ये टाइम जो है हमारे पास t बाई 4 है, ये टाइम t बाई 2 है, ये टाइम 3t बाई 4 है, और ये पूरा एक t टाइम है। अब आप चेक करें कि वैल्यू जो भी है उसके मुताबिक आप ग्राफ ड्रा। देखिए जब टाइम 0 था तो फेज डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, टाइम 0 फेज, इसका मतलब ग्राफ यहीं पे होगा। जब टाइम t बाई 4 है तो माइनस एक्स नॉट, तो यहाँ पे ग्राफ हो जाएगा। जब t बाई 2 है तो 0, मतलब ये। जब 3t बाई 4 है तो x की क्या वैल्यू बनती है, एक्स नॉट। 3t बाई 4 ये होता है तो x की वैल्यू क्या होती है, एक्स नॉट। प्लस में है तो ये यहाँ पे ग्राफ चला जाएगा इस पोजीशन पे। और जब टाइम t है तो फिर वैल्यू 0, तो ये आ गई। और इस सारे के सारे ग्राफ को अगर आप इन पॉइंट्स को जोड़ दें तो कुछ ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ये गया, ये होता हुआ, ये होता हुआ, तो ये ग्राफ। ठीक है, तो आप देखें इस ग्राफ और इस ग्राफ को कंपेयर करें तो आपको पता चलता है कि ये दोनों के दोनों ग्राफ जो है वो सेम फेज पे लाई नहीं करते, बल्कि जब टाइम 0 है तो ये एक्स नॉट है, और जब इसका टाइम 0 है तो ये एक्स नॉट पे नहीं है बल्कि 0 पे है। तो इस बिना पे अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों ग्राफ में जो है वो ग्राफ जो है वो क्या है, मतलब किसको शो करता है, तो एक बात है ये आउट ऑफ फेज है। और कोई पूछे कितना आउट ऑफ फेज है, तो आप इसका आसान सा तरीकाकार ये है कि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो फेज है वो 0 शो
किया हुआ है और यहाँ पे हमने फेज कितना रखा हुआ था, सॉरी फेज एंगल π/2। तो हम कहेंगे कि ये ग्राफ जो है ये यानी ग्राफ नंबर 2 ग्राफ नंबर 1 के मुकाबले में 90 डिग्री जो है वो लीड कर रहा है। देखिए उसमें फेज एंगल 0 बन रहा है, इसमें फेज एंगल π/2, तो यानी उसके मुकाबले में ये इसका फेज एंगल बन रहा है ओमेगा टी और इसमें क्या बन रहा है ओमेगा टी प्लस π/2। तो कंफर्म है कि ये जो ग्राफ है ये इस ग्राफ के मुकाबले में 90 डिग्री आगे चल रहा है, मतलब लीड कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ ग्राफ नंबर 2 जो है वो ग्राफ नंबर 1 के मुकाबले में लीड कर रहा है, या ग्राफ नंबर 1 जो है वो ग्राफ नंबर 2 के मुकाबले में लैग कर रहा है। इसी तरह हमारी बुक में एक और भी जो है वो ग्राफ शो किया हुआ है जिसमें वो यहाँ पे π/2 की जगह क्या पुट कर रहा है, पाई पुट कर रहा है, यानी जिस समय मैंने शुरू में 0 पुट किया फिर π/2 पुट किया, वो अगले स्टेप में पाई पुट कर रहा है। और जब पाई पुट करता है तो आप देखिएगा कि उसका जो ग्राफ है वो इस वाले ग्राफ का बिल्कुल अपोजिट बन रहा है, ठीक है, जो इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि उस वक्त ये दोनों ग्राफ जो है 180 फेज आउट होंगे। तो हमें किसी भी वक्त हमें ये पता होना चाहिए कि इस वक्त जो ग्राफ है वो हमारा इन फेज है या आउट ऑफ फेज है, और अगर आउट ऑफ फेज है तो कितना आउट ऑफ फेज है, ठीक है। अब हमें ग्राफ में एक और चीज़ों के बारे में भी हमें जो है वो आइडिया होना चाहिए कि ग्राफ जो है वो हमें ये पता होना चाहिए कि इस वक्त इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, मिनिमम है या जीरो है। तो क्योंकि आप देख रहे हैं ये सारा ग्राफ किसकी मदद से पता चला, सिर्फ और सिर्फ इस एंगल की मदद से ये सारे ग्राफ बने, बाकी और हमने कोई वैल्यूज में चेंजिंग नहीं की, लेकिन एंगल चेंज करने की वजह से जो है वो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आई। तो ये जो एंगल है जो हमें किसी भी वक्त ये बताता है कि हमारे हार्मोनिक ऑसिलेटर का डिस्प्लेसमेंट कितना है, मतलब जीरो है, मैक्सिमम है, क्या है, नेगेटिव है, जो भी है। और ये भी बताता है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। जिस तरह आप देखें ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इधर से ये शो कर रहा है नेगेटिव वैल्यू है। तो ये जो एंगल होगा इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, फेज बोलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो टॉपिक जो अभी मैंने पढ़ाया है ये आपको समझ आया होगा। अगर कोई आइंदा भी कोई आपको ऐसा टॉपिक लगे कि जो मुश्किल है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है ये जो वीडियोज़ होती है ये दूसरों को भी शेयर किया करें, और इसको जिन लोगों ने, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब भी कर लें, और नोटिफिकेशन मिलने के लिए वो बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियोज़ के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।